ऐसा टाइम जहां लोगों का सरवाइव करना ही लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। बाकी ट्राइब्स अभी भी रॉ मीट खा रहे हैं और जंगली घास को चबा रहे हैं, वहां मैं अपनी ट्राइब को फ्रेश सूप पीना और रोस्टेड मीट खाना सिखाता हूँ। इसके बाद हम फ्लफी राइस भी खाते हैं और ऐसे वेपन्स यूज करते हैं जो अपने टाइम से सेंचुरीज आगे के हैं। ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि मैं एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेस नॉलेज को इस एंशिएंट ईरा में लेकर आता हूँ। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं एक एलीट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव था, कोड नेम काय, जिस पर बॉर्डर के पास क्रिमिनल्स को चेस करते वक्त मैं एक क्लिफ से गिर गया था। फिर जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो अपने सामने कई विमेन को देखता हूँ जो मेरे पास में खड़ी होती हैं, लेकिन उसी वक्त मेरे पैर में शार्प पेन फील होता है जो मेरी अटेंशन खींच लेता है। जिस पर सालों का सर्वाइवल नॉलेज यूज करके मैं जल्दी से घाव को डिटरमिन करता हूँ जो एक स्नेक बाइट है। फिर मैं पास पड़ी स्टोन ब्लेड उठाता हूँ, घाव को स्लाइस करता हूँ और एक गर्म ब्रांच को उस पर प्रेस करता हूँ। एक दर्दनाक चीख के बाद मैं वहीं पर गिर जाता हूँ, इस उम्मीद में कि हाई टेम्परेचर मेरे वेनम को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद सर्वाइवल के लिए पूरी रात फाइट करने के बाद मैं एक वुमन के हाथ से मीट का एक पीस लेता हूँ और उसे फिनिश करने के बाद इशारों में उससे एक और मांगता हूँ, जिस पर ऑब्वियस आंसर नो होता है। इस छोटी सी ट्राइब में सिर्फ लोग ही हैं और डेली फूड लिमिटेड रहता है। अब विंटर आने वाला है, इसलिए उन्हें खाना स्टॉक भी करना होता है। खाना पहले अडल्ट वर्कर्स के पास जाता है, जिस पर मुझे अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है। दिन ब दिन मौसम ठंडा होता जा रहा है और मुझे विंटर के लिए फूड स्टोर करने का कोई तरीका ढूंढना होता है। मुझे पता लगता है कि सबसे इजी मीट अभी फिश ही है। पास में ही फिश कलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ये ट्राइब फिश नहीं खाती, इसलिए उनके पास फिशिंग टूल्स ही नहीं होते। जिस पर मैं कुछ वाइन्स गैदर करता हूँ और फिश पकड़ने के लिए बास्केट बनाना शुरू करता हूँ। जल्द ही मैं केव एंट्रेंस पर वाइन्स का बड़ा बंडल लेकर लौटता हूँ और बास्केट क्राफ्ट करना शुरू करता हूँ। कई बच्चे आसपास इकट्ठे होकर क्यूरियोसिटी से मुझे देखते हैं। पास ही कुछ वुमेन धूप में घास सुखा रही होती हैं। तबीयत अचानक दूर से एक चीख हवा को चीरती है। चीफ थने और दो और लोग रन करते हुए आते हैं, हर एक के हाथ में मैसिव एक होता है। उसी टाइम एक टेरर बीक जो मीटर से भी ज्यादा लंबा था चीफ के पीछे चार्ज कर रहा था। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, एग्स को फेंको, लेकिन कोई समझा नहीं। थाइन एग छोड़ने से मना कर देता है और टेरर बीक थेन को छोड़ने से मना कर देता है। कुछ ही मोमेंट्स में बर्ड पास पहुंच जाता है, एक खतरनाक स्ट्राइक, और थैन वहीं ऑन द स्पॉट निकल जाता है। बाकी दो आदमी ये देखकर तुरंत अपने एग्स फेंक देते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं, ट्रीज पर चढ़कर सेफ हो जाते हैं। मेरे पास खड़े बच्चों ने इतना टेरिफाइंग सीन कभी नहीं देखा था। वो पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। टेरर बीक अपना टारगेट खोकर वापस घूमता है और केव के पास बच्चों की तरफ चार्ज कर देता है। ये देखते ही मैं जल्दी से बच्चों को केव के अंदर ले जाता हूँ। अंदर की महिलाएं तेजी से एक बड़ा सा राउंड स्टोन रोल करके एंट्रेंस ब्लॉक कर देती हैं। टेरर बीक अंदर नहीं जा पाता तो वापस थेन की बॉडी की तरफ मुड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। मैं एक डिसीजन लेता हूँ, इस बर्ड को मरना होगा। इसने ह्यूमन फ्लैश टेस्ट कर लिया है और ट्राइब की लोकेशन जान चुका है, वरना ट्राइब को कभी पीस नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास वेपन्स नहीं है, डायरेक्ट फाइट इम्पॉसिबल है। फिर मेरी नजर बर्ड की लॉन्ग पावरफुल लेग्स पर जाती है। मेरी आंखें लाइट अप हो जाती हैं। मैं तुरंत प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। पहले मैं दो फिस्ट साइज्ड स्टोन्स ढूंढता हूँ। मैं अपनी वेस्ट पर लिपटी स्नेक स्किन निकालता हूँ और हर एंड पर एक स्टोन टाई कर देता हूँ। इस मेकशिफ्ट बोला के कंप्लीट होते ही मैं केव एंट्रेंस के एक गैप से बाहर स्लिप हो जाता हूँ। अंदर के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो मुझे वापस पुल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि टेरर बीक फिर अट्रैक्ट हो जाएगा। वो बस अंदर से एंग्जाइटी में देखते रह जाते हैं। मैं बुश में क्वाइटली छुपता हूँ, थोड़ा लो रह के आगे बढ़ता हूँ। मैं टेरर बीक से लगभग 5 से 600 मीटर्स दूर रुकता हूँ। बर्ड अभी भी अपना मील एंजॉय कर रहा था, अनअवेयर कि वो अब मेरा प्रे बन चुका है। मैं स्लोली खड़ा होता हूँ, स्नेक स्किन रोप के मिडिल को ग्रिप करके बोला को रैपिडली स्पिन करता हूँ। दोनों स्टोन्स बाहर जाते हैं और रोप को टाइट कर देते हैं। टेरर बीक मूवमेंट सेंस करता है, वो सिर उठाता है, स्क्रीम करता है और सीधा मेरी तरफ चार्ज कर देता है। वो क्लोजर और क्लोजर आता जाता है। केव एंट्रेंस पर महिलाएं और बच्चे टेरर में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्टिल रहता हूँ। जैसे ही टेरर बीक 30 मीटर पर पहुंचता है मैं पोला फेंक देता हूँ। स्पिनिंग वेपन हवा में उड़ता है। जैसे ही वो बर्ड की लॉन्ग लेग्स को कॉन्टैक्ट करता है वो टाइट रैप हो जाता है। टेरर बीक जो पहले से 10 मीटर्स के अंदर था बैलेंस खो देता है और क्रैश डाउन हो जाता है। इसके छोटे विंग्स यूजलेसली फ्लैप करते हैं, वो स्टैंड नहीं कर पाता। केव ड्वेलर्स फ्रीज हो जाते हैं, डिसबिलीफ में उनके माउथ्स खुले रह जाते हैं। मैं तुरंत दो बच्चों को कॉल करता हूँ कि बर्ड की नेक होल्ड डाउन करें। मैं एक बड़ा स्टोन उठाता हूँ और जोर से स्मैश कर देता हूँ। टेरर बीक के हेड से ब्लड स्प्रे हो जाता है, उसका बॉडी वायलेंट स्ट्रगल करना बंद करता है और फिर पूरी तरह स्टिल हो जाता है। दोनों
बच्चे मुझे और वाली आंखों से देखते हैं। मैं स्नेक स्किन को बर्ड की लेग्स से अनटाई करता हूँ, उसे फिर से अपनी वेस्ट पर रैप कर लेता हूँ और दोनों बॉयज को सिग्नल करता हूँ कि मेरे साथ मिलकर टेरर बीक को केव तक ट्रैक करें। अब वो बॉयज पूरी तरह ओबीडियंट है, बिल्कुल डिवोटेड फॉलोअर्स की तरह। हम तीनों मिलकर उस मैसिव बर्ड को उसकी लेग्स पकड़कर केव की तरफ खींचते हैं। जब केव डिवेलर्स देखते हैं कि 3 लोग इतना इनॉर्मस स्किल लेकर आ रहे हैं तो वो अंदर नहीं रह पाते। वो एक्साइटेडली हाउल करते हैं, बोल्डर को साइड में पुश करते हैं और हेल्प करने बाहर भागते हैं। डिस्टेंस में वो 2 एडल्ट मैन जो ट्रीज पर चढ़े थे अब नीचे उतरते हैं। वो पूरा हंट देख लेते हैं। मैंने अकेले टेरर बीक को डाउन किया था। वो डीपली इंप्रेस्ड हो जाते हैं। ये पहली बार है जब उनकी ट्राइब ने इतना बड़ा प्ले कैप्चर किया है। केव पर वापस आकर मैं विमेन को बताता हूँ कि फेदर्स मेरे लिए सेव करें, बाकी वो हैंडल कर सकती हैं। डेंजर पास होने के बाद मैं अपना बास्केट वीव करना कंटिन्यू करता हूँ। लगभग 1 आवर बाद 2 वोवन बास्केट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उन्हें कुछ टेरर बियर्ड्स से फिल करता हूँ और स्ट्रीम की तरफ निकल पड़ता हूँ। एक वुमन मुझे अकेले स्ट्रीम जाते देख फॉलो करती है। उसे लगता है मैं केपेबल हूँ और वो मुझ पर नजर रखना चाहती है। जो 2 बॉयज अभी अभी मेरी लॉयल्टी प्लेज कर चुके थे वो मुझे एक और स्ट्रेंज कंट्रैप्शन कैरी करते देख लेते हैं और तुरंत मेरे पीछे दौड़ पड़ते हैं। हम चारों जल्दी स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। मैं बैंक पर खड़ा होकर केयरफुली ऑब्जर्व करता हूँ। जो मैं देखता हूँ उससे मेरा हार्ट रेस करने लगता है। बस कुछ मिनट्स में मैं कई बार बिग फिश को स्मॉल फिश खाते हुए देखता हूँ। इस स्ट्रीम में कार्निवोरस फिश है, लेकिन मानना पड़ेगा इकोसिस्टम यहाँ प्रिस्टीन है। वाटर इतना क्लियर है कि बॉटम तक दिख जाता है और फिश हर जगह है। मैं एक अच्छा स्पॉट चूज करता हूँ, बास्केट से जुड़ी ग्रास रोप ग्रिप करता हूँ और उसे पानी में लोअर कर देता हूँ। मीट की सेंट तेजी से फैल जाती है। 20 मीटर्स के अंदर की फिश एजिटेटेड हो जाती हैं, तेजी से बास्केट की तरफ स्विम करती हैं और अंदर डाइव करके इनर्ट्स के लिए फाइट करने लगती हैं। मैं बास्केट को झटके से पानी से बाहर यंक कर लेता हूँ। जो फिश एस्केप कर गई वो अलग, लेकिन 4 बड़ी फिश अंदर रह जाती हैं और स्ट्रीम की बाकी फिश भी भागती नहीं है। वो नीचे स्वॉर्म कर रही हैं, स्क्रैप्स के लिए अभी भी फाइट कर रही हैं। ये बिल्कुल पार्क में क्यूआई को फीड करने जैसा फील होता है। 2 बच्चे और वो एडल्ट वुमन अमेज्ड रह जाते हैं। उस स्ट्रेंज चीज को पानी में डालकर ऊपर खींचने से वो ये लेगलेस क्रीचर्स पकड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आता क्यों। मैं चारों फिश को ग्राउंड पर डंप करता हूँ, केयरफुली क्लीन करता हूँ, एक पीस सुशीमी का कट करके खा लेता हूँ। मुझे रॉ फिश डिवॉर करते देख उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये फूड है। वो मुझे मिमिक करते हैं, पीस काट कर अपने माउथ में डाल लेते हैं। वुमन की आंखें इंस्टेंटली लाइट अप हो जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि ये एक न्यू फूड सोर्स है। वो एक्साइटेडली चैटर करती है और जेस्चर्स से कहती है कि मैं उसे फिश पकड़ना सिखाऊं, लेकिन मैं उसे ये काम नहीं करने देता। मैं उसे और एक बच्चे को फिश क्लीन करने के लिए असाइन करता हूं, जबकि दूसरा बच्चा ग्रास से क्लीन्ड फिश को एक स्टिक पर स्ट्रिंग करके ट्राइब तक कैरी करने के लिए तैयार करता है। मैं फिश पकड़ना कंटिन्यू करता हूं। अब सारी फिश एक साथ गैदर हो रही हैं। मैं बस बैंक पर क्राउच करके बास्केट से स्कूप करता रहता हूं। ईच स्कूप के साथ अच्छा हॉल आता रहता है। हम चारों पूरा आफ्टरनून काम करते रहते हैं। एंड तक हम 200 से ज्यादा फिश पकड़ लेते हैं, जिसमें लार्जेस्ट करीब 10 पाउंड की होती है। 3 लोग इतना सारा वापस कैरी नहीं कर सकते, जिस पर हम एक चाइल्ड को और हेल्पर्स बुलाने भेजते हैं। फाइनली ग्रुप मिलकर ग्रैंड प्रोसेशन में अपनी कैच को केव की तरफ हॉल करता है। तब तक गैदरिंग और हंटिंग पार्टीज भी वापस आ चुकी होती हैं। प्रॉपर टूल्स न होने की वजह से एडल्ट्स सिर्फ स्मॉल गेम ही पकड़ पाते हैं, जैसे रैबिट्स, वाइल्ड चिकन्स और ऐसे ही। फिर चिल्ड्रन फिश उठाकर आते हैं, प्राउडली हाउलिंग करते हुए, और एडल्ट्स को अपनी कैच दिखाते हैं। चीफ की डेथ की वजह से एडल्ट्स का मूड डाउन था, लेकिन जब वे मेरा हॉल देखते हैं तो इंस्टेंटली चीयर अप हो जाते हैं। फेन की ट्रेजेडी जल्दी ही पीछे छूट जाती है। आज की हार्वेस्ट सॉर्ट करने के बाद सारे ट्राइब मेंबर्स केव के बाहर गैदर होते हैं। एंट्रेंस के सामने क्लियरिंग में लकड़ियों का बड़ा स्टैक लगाया जाता है। फेन का बॉडी उसके ऊपर रखा होता है। एक ओल्ड मैन जिसके हेड पर 2 रैम हॉर्न्स होते हैं फायर लाइट करता है। रोरिक फ्लेम्स जल्दी ही चीफ के बॉडी को कंज्यूम कर लेती हैं। फायर लाइट हर फेस पर डांस करती है। चिल्ड्रन रोस्टिंग मीट की स्मेल फील करते हैं और सलाइवा स्वॉलो करते रहते हैं। उन्हें कोई सैडनेस फील नहीं होती। एडल्ट्स अब न्यू फूड सोर्स मिलने से काम रहते हैं। इसी मौके पर मैं ट्राइब को ऑब्जर्व करता हूँ। ट्राइब में अभी टोटल 52 मेंबर्स होते हैं। 8 एडल्ट मैन, 15 एडल्ट वुमेन और बाकी अलग अलग एज के चिल्ड्रन होते हैं। जिस ओल्ड मैन ने फायर लाइट किया होता है वही ट्राइब का एल्डर है। ओल्डेस्ट होने की वजह से सब